हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बेटा हम लोग आज बात करेंगे फिजिक्स पर। किस बात करेंगे बेटा? फिजिक्स पर। फिजिक्स का आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। हम लोग धीमे धीमे सारे चैप्टर कवर करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे लाइट, साउंड, हीट, एक्शन, कैमरा, रोल, है कि नहीं, और फिर पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट के थोड़े से 5-6 थ्योरियाँ या 7-8 थ्योरियाँ हैं। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, जो आज का लेक्चर है ना, वो अगर कोई बीटेक वाला व्यक्ति और अगर कोई इंजीनियरिंग वाला व्यक्ति देखेगा तो सोचेगा अरे यार ये तो कैसे हो रहा है, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, अरे ऐसा ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पेपर देने जा रहा है ना, लेकिन जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहा है, उसके लिए मेरे पास ट्रिक है कि कैसे हम फाइंड करें कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम हमारे पास है लाइट, LIGHT, लाइट, प्रकाश। ओके, तो हम लोग लाइट की अगर बात करा जाए तो अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन कि लाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है बेटा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। माध्यम, मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हम लोग आपको 3 थ्योरी बताएंगे। अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात पे सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम कह दें प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है बेटा। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगला आपसे पेपर में आएगा कांच में बताइए, ठीक है, जल में बताइए, और इसके बाद नायलॉन में बताइए। तो इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे जाएंगे आपसे। तो कांच में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे कहेगा बताइए, है ना, चाल के हिसाब से आपसे कहा जाएगा कि चाल के हिसाब से बताइए सबसे ज़्यादा चाल किस में है और सबसे कम चाल किस में है। हालांकि जल को ऊपर होना चाहिए वो, लेकिन नीचे आ गया है ना। हम लोग कांच को भी पढ़ेंगे, कांच भी पढ़ेंगे, वाटर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। नायलॉन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो नायलॉन देख लेते हैं भैया। नायलॉन का आविष्कार 1935 में हुआ था। नायलॉन का आविष्कार 1935 में हुआ था। देखो, NY से है न्यूयॉर्क, NY से है न्यूयॉर्क, और LON से है लंदन। क्लियर? तो किन 2 देशों ने मिलकर नायलॉन बनाया? न्यूयॉर्क और लंदन ने। कब बनाया? 1935 में। अगर पूछा जाए भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा असर किस एक्ट का पड़ा है, तो 1935 एक्ट का पड़ा है। यहाँ समझ में आ गया? अच्छा, नायलॉन का जो रासायनिक नेम है ना, केमिकल नेम है, वो है ऊन तंतु, है ना, ऊन तंतु फाइबर 6,6। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए नायलॉन को और क्या कहा जाता है, तो नायलॉन को फाइबर 6,6, ऊन तंतु 6/6 कहते हैं। न्यूयॉर्क और लंदन ने मिलकर इसे 1935 में बनाया था। अच्छा, तो ये होगी प्रकाश की चाल। अगर कहा जाए प्रकाश की चाल किसने ज्ञात करी, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करी थी सबसे पहले रीमर ने, है ना, अपने जुपिटर से, मतलब बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड। अच्छा, बृहस्पति, ये जुपिटर जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जो गैनीमीड है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है और ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो प्रकाश की चाल रीमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड की सहायता से ज्ञात करी, और धीमे धीमे इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हम आपको पहले बता देते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि पढ़ा क्या क्या जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा जरा सा। तो जरा अगर हमसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल किसने ज्ञात करी, तो प्रकाश की चाल रीमर ने ज्ञात करी। रीमर ने किससे ज्ञात करी? अगर आपसे
पूछ दे कि वो प्लैनेट बताइए, तो प्लैनेट का नाम है जुपिटर, और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, सबसे बड़ा सैटेलाइट तो आंसर आएगा गैनीमीड, जो किसका है, जुपिटर का ही है। अच्छा, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा थी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आएगी किसमें, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद आएगी कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फिर आएगी नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नायलॉन का आविष्कार किन दो देशों ने मिलकर किया था, नायलॉन बनाया था न्यूयॉर्क ने और लंदन ने मिलकर 1935 में। नायलॉन का नाम क्या है, फाइबर 6,6, ऊन तंतु 6/6, ठीक है ना। चलिए हम आपको पढ़ाएंगे भैया परावर्तन, ठीक है। फिर चर्चा करेंगे हम लोग अपवर्तन, है ना। फिर हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर हम लोग बात करेंगे वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, लोग बात करेंगे डिस्पर्सन पे, है ना। और फिर बात करेंगे हम लोग विवर्तन पे, ठीक है ना, इस बात करेंगे विवर्तन पे। फिर हम लोग बात करेंगे व्यतिकरण पे, व्यतिकरण पे। इसी हम लोग वर्ण विक्षेपण में 2 बातें करेंगे, एक बात करेंगे तरंग दैर्घ्य की, है ना, इसका मतलब है वेवलेंथ, और दूसरा बात करेंगे यहीं पर स्कैटरिंग की, मतलब प्रकीर्णन की, है ना। तो हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की, प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट की, डॉपलर इफेक्ट की, है ना। तो इतने चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, है ना, और डॉपलर इफेक्ट, तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन। तो हम लोग धीमे धीमे 1 बाय 1 चर्चा करते हैं, ठीक है। इतने पार्ट हम लोग पढ़ने, जितने भी क्वेश्चन लाइट से आते हैं वो आज यहीं पर ख़त्म करने हैं हमको, ठीक है। तो सबसे पहले लोग देखते हैं परावर्तन, कि परावर्तन से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ एक बात याद रखना है ना, प्रकाश का किसी चीज़ से टकराना और टकराकर वापस आ जाना, ठीक है। प्रकाश का किसी चीज़ से टकराना और टकराकर वापस आ जाना ही परावर्तन कहलाता है ना। इसी से हमको अपना प्रतिबिंब शीशे पर दिखाई पड़ता है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टेथोस्कोप। क्या है, स्टेथोस्कोप, जो अभी तक पेपर में आया है वही देखना है हमको, है ना। तो स्टेथोस्कोप जानते होंगे, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको हम लोग गांव वाली भाषा में कहते हैं आला, है ना, ऐसे लगाया और फिर चेक करते हैं हार्ट बीट, है ना। तो स्टेथोस्कोप परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यही क्वेश्चन अभी तक पेपर में आया हुआ है। स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेने लैनी ने, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेने लैनी ने। रेने लैनी स्वीडन की थी, ठीक है ना। ये कहाँ की थी, स्वीडन की थी, और स्वीडन के ही थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे भैया, अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हम लोग क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज। बहुत जल्दी इस पर चर्चा करेंगे। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, और इंसान हम अकेले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो परावर्तन से एक क्वेश्चन आया है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो परावर्तन पे कार्य करता है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो देखिए परावर्तन में देखिए क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आया और आकर टकराकर कहीं भी लौट गया, इधर लौट जाए, इधर लौट जाए, इधर कहीं पर भी लौट जाए, है ना। वो किसी भी एंगल पे लौट गया है, ठीक है। जैसे वो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, वो किसी भी एंगल पर लौट जाए तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश की किरण किसी से टकराकर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, है ना, यदि प्रकाश की किरण किसी चीज़ से टकराकर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर एक विशेष प्रकार की चमक देती है ना, एक विशेष प्रकार की चमक देती है, और वही चमक हम लोग कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आ रही होगी। अब कौन कौन सी चीज़ें विशेष चमक देंगी, यदि कोई वस्तु सफ़ेद है ना, यदि कोई वस्तु सफ़ेद है ना, और यदि कोई वस्तु चमकीली है। अगर कोई चीज़ चमकीली है या किसी की सतह चिकनी है
है ना। यदि किसी का भी सरफेस अगर चिकना है और या फिर कोई चीज़ सफ़ेद है या चमकीली है, उससे जब प्रकाश टकराएगा तो कितने डिग्री पर लौटेगा, 90 डिग्री पर लौटेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा कैसे है, इसको समझते हैं। तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या है, जब प्रकाश के किसी चीज़ पर 90 डिग्री पर टकराती है और 90 डिग्री से टकराकर वापस लौट जाती है तो एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती है, ठीक है ना, विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती है। अब चमक दो चीज़ें उत्पन्न करेंगे, आपको अगर याद रखना है, पेपर करना है तो, एक सफ़ेद चीज़ है और एक चिकनी चीज़ है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हीरे का चमकना, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, हीरे का चमकना, ठीक है ना। हीरा देखिएगा आप, हीरा प्रकाश पड़ेगा तो जब 90 डिग्री के एंगल पे लौटता है तो उधर साइड चमक उत्पन्न हो जाती है ना। तो हीरे का चमकना। दूसरा रेत का चमकना, हीरे का चमकना, रेत का चमकना। अभी रेत का चमकना क्या है भाई, रेत का चमकना समझ लीजिए मृग मरीचिका, मिराज, मृग मरीचिका, है ना। रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम, इसे कहते हैं रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम। आप अगर कहीं पर जाएंगे रेगिस्तान में पानी का भ्रम। अच्छा, तुम लोग रेगिस्तान तो अगर गए नहीं होगा, अगर रेगिस्तान नहीं गए हो तो आप हाईवे चले जाओ। जब हाईवे पर अगर हम कार से जा रहे होते हैं तो लगता है दूर जैसे सड़क पर पानी भरा हो, ऐसे कभी लगता है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है, मरीचिका या मिराज है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब रेत का चमकना क्या है, अभी मिराज कैसे बनता है ये समझ लीजिए। रेत में देखना सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल होते हैं, जिससे पहले चांदी निकाली जाती थी, है ना। तो जो रेत में सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल है, जैसे उसमें प्रकाश पड़ता है तो उतनी जगह चमक जाती है और हमको लगता है ऐसे पानी भरा है। अच्छा, तारकोल का चमकना, कभी देखिएगा तारकोल जो होता है डामर अमर वाला, है ना। तो तारकोल जब दूर से देखेंगे तो उसकी सतह चिकनी होती है और जैसे उसमें पानी पड़ता है तो उतनी जगह चमका देता है। कभी देखिएगा पानी, देखिएगा पानी, तो पानी से तालाब में पानी भरा हुआ है ना। तो अगर सूर्य की किरण उसमें पड़ेगी तो एक अजीब सी चमक उत्पन्न होती है ना। तो जो तारकोल का चमकना है ना, तारकोल का चमकना, बर्फ का चमकना, है ना। दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ दिखते हैं, है ना। तो ऊपर लिख देते हैं। तो तार का चमकना, रेत का चमकना, पानी का चमकना, है ना। क्या, पानी का चमकना, पानी का चमकना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर की चीज़ आजकल वर्तमान में बन नहीं ना, ऑप्टिकल फाइबर, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर तार कैसा है, जैसे मान लीजिए ये है तार, ठीक है ना। अब जब प्रकाश की किरण या विद्युत की किरण, जैसे मान लो तो ये अंदर सफ़ेद है, ठीक है। अब जब ये प्रकाश की किरण जब यहाँ से आएगी तो 90 डिग्री पर टकराएगी और फिर ऐसे जाएगी, फिर 90 90 90 90 90 90, है ना। अब प्रकाश की चाल हमने आपको कितनी बताई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जब प्रकाश की चाल है और सफ़ेद से टकराकर 90 डिग्री पर लौटेगी तो प्रकाश वो एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं, सीधे चलता चला जाएगा। और जब 90 डिग्री की चाल से चलेगा तो सोचिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर कोई तार डाला जाए 3 लाख किलोमीटर तो डाला ही नहीं जाएगा ना, पहली बात तो सोचिए बस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, है ना। अब इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद परत होगी, देखिएगा कभी आप डिस्क का तार चेक कीजिए, जो डिस्क होती है डिस्क, है ना, तो डिस्क का तार कभी छीलिएगा तो उसके सफ़ेद सफ़ेद वायर पड़े होते हैं, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर, पानी का चमकना, हीरे का चमकना, रेत का चमकना, तारकोल का चमकना, है ना। इंडोस्कोपी कभी करवाई होगी आपने, इंडोस्कोपी, है ना। तो ये जो इंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का आंसर क्या होता है बेटा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन सब का आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो चीज़ों की बातें कर ली, एक कर ली परावर्तन की और दूसरी कर ली पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं बेटा, है ना। एक का नाम है न्यूटन, एक का नाम है न्यूटन, है ना। एक का नाम है हाइगेन्स, ठीक है, और एक का नाम है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, क्लियर। तो इन्होंने कुछ बताया, क्या बताया, न्यूटन ने प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
तो न्यूटन ने दिया है कण का सिद्धांत। अभी कण का सिद्धांत क्या होता है, जब कभी आप अकेले बैठे होगे तो अगर आपके घर में कोई छेद है तो उससे अगर कोई प्रकाश आ रहा होता है तो देखिएगा उससे जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ते हैं ना, बस वही न्यूटन का कण का सिद्धांत। हाइगेंस ने बताया प्रकाश तरंग जैसी आती है, तो हाइगेंस की वेव थ्योरी, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, है ना। तो हाइगेंस ने बताया हमारे पास क्या, हाइगेंस ने क्या बताया भैया, हाइगेंस ने बताया कि ये अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य भी है, अनुदैर्घ्य तरंग भी है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है और प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग भी है ना। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होती है ना, सिर्फ ठोसों में, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग, ये जो वेव है ये लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये वेव है ना, अगर ये वेव है तो जैसे ये जो है ये, इसे कहते हैं शीर्ष या श्रृंग, है ना, और इसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं बेटा, गर्त। तो ये है शीर्ष, ये है गर्त, है ना, और ये जो है ये, है ना, ये है तरंग दैर्घ्य। क्या बेटा, ये तरंग दैर्घ्य। बात समझ में आ गई होगी ना। तो अब अगर जल्दी जल्दी है तो ये उच्च आवृत्ति है, अगर धीमे धीमे ऐसे करके, है ना, तो ये है निम्न आवृत्ति। इस पर लोग चर्चा बाद में करते हैं, ठीक है, वेव पर। तो प्रकाश अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य भी है, ऐसा बताया किसने, हाइगेंस ने बताया। आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की जो किरण है ना, वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से मिलकर बना होता है, और जैसे ये आती है तो ये फूटते फूटते आती है और उस स्थान पर प्रकाश फैला देती है। तो आइंस्टीन ने बताया फोटान थ्योरी। क्या दिया भैया, फोटान सिद्धांत। तो आइंस्टीन ने फोटान सिद्धांत दिया। तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटान कहते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, है ना। तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटान कहते हैं। इन्होंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसने बताया भैया, आइंस्टीन ने बताया। तो आइंस्टीन ने कहा कि इसका एक काल्पनिक माध्यम हो सकता है जिसमें ये चलता हो, और वो काल्पनिक माध्यम क्या होता है भैया, ईथर होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये पीसीएस के क्वेश्चन है थोड़े से, है ना, हल्के आराम से क्वेश्चन होते हैं। हम अभी यूपी पीसीएस जब तक आएगा हम लोग यूपी के कम से कम 6 से 8 पार्ट पे यूपी कवर करेंगे, है ना। रेल मार्ग हर एक चीज़ पर कवर करेंगे। यूपी स्पेशल हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। यूपी के क्वेश्चन लगभग 30 से 35 आने भैया यूपी पीसीएस के पेपर में, तो तब तक हम लोग कवर कर ले जाएंगे। जरा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो हम लोगों ने भैया पढ़ा परावर्तन। तो हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन का एग्जाम्पल क्या है, आप लोग बताइए जरा सा। तो प्रकाश के परावर्तन का एग्जाम्पल है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लैनी ने, जो स्वीडन के थे, और स्वीडन के और कौन थे, अल्फ्रेड नोबल थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोगों ने पढ़ दिया परावर्तन। जरा हम यहाँ पर लिखते चलते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ दिया है। हम लोगों ने पढ़ दिया परावर्तन, हम लोगों ने पढ़ दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में, जैसे मान लो कि ये है पानी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसा बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। तो जैसे ये मान लो ये प्रकाश की किरण है, तो इसको जाना ऐसे था, है ना, लेकिन जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी इस माध्यम में, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगी। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग पेपर थोड़ा कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अपवर्तन मतलब धोखा, हालुसिनेशन, भ्रम, है ना। तो अगर अपवर्तन को अगर आप ये याद कर ले तो आपका पेपर आसान से हो जाएगा कि जो दिख रहा है वो नहीं है। बात समझ आ रही है, और जो नहीं दिख रहा है वही है। तो इसे धोखा देखते हैं। जरा इसके एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तो आप क्या सोचते हैं, तारे टिमटिमाते हैं? नहीं, तारे तो नहीं टिमटिमाते, है ना। हमारी आँखों में जो भी चीज़ें हैं, जो भी, वैसे मान लो कि हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब है, आँखों और कानों में, दोनों एक ही माइंड में जुड़े होते हैं, है ना। तो जो आँख और कान है उसकी जो मिनिमम टाइम है या मैक्सिमम टाइम है वो है 1/10 सेकेंड।
हर 1/10 सेकेंड में हमारी आंखों का प्रतिबिंब चेंज हो जाता है। और जब वो प्रकाश की जब ये तारे के जो प्रकाश है जब ये प्रवेश करता है वायुमंडल में तो फिर ये विचलित होता है। जब ये विचलित होता है तो फिर हमको ऐसे धीमे धीमे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग टिमटिमा रहे हैं ना कि तारे टिमटिमा रहे हैं, तो यह धोखा है। तारों का टिमटिमाना आंसर हो गया अपवर्तन, है ना। तो माध्यम चेंज हुआ ना, देखो वहाँ से वायुमंडल प्रवेश हुआ तो फिर धोखा हुआ। अगला अगर हम देख लें, कभी ऐसे कि पानी, आप पानी की बाल्टी हो उसमें एक सिक्का ले लो और सिक्के पानी में डाल दो, तो आप देखिएगा जो पानी में जो सिक्का पड़ा होगा वो थोड़ा सा ऊपर उठा उठा दिखाई पड़ेगा। और जब आप अपना हाथ डालोगे पानी में तो वो बहुत नीचे तक चला गया होगा, है ना। तो ऐसा नहीं था ना, तो आपने क्या देखा। अगला एग्जाम्पल क्या है कि पानी में डूबा सिक्का ऊपर की ओर उठा दिखाई पड़ना, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई पड़ना। पानी में डूबी छड़ टेढ़ी मेढ़ी दिखना, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा, जबकि है नहीं ऐसा, है ना। पानी में डूबी छड़ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ना। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब भी एग्जाम्पल आपको मिले तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यार जो हम लोग देखते हैं वही है। अगर एक्चुअली वही है तो फिर अपवर्तन आंसर नहीं है, और अगर एक्चुअली वो नहीं है तो आंसर अपवर्तन है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने परावर्तन देख लिया, पूर्णांशिक परावर्तन देख लिया, अपवर्तन देख लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर भैया, वर्ण विक्षेपण पर, वर्ण विक्षेपण पर, है ना। इसको जरा देखते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है, डिस्पर्सन क्या है। अभी हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे ये सब चीज़ें, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग बताइएगा जरा सा आंसर क्या है अपने मन में ही, ठीक है। वर्ण विक्षेपण देखते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लिख देते हैं विब ग्योर, है कि नहीं। तो ये हो गया प्रिज्म। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो अपने 7 रंगों में बच जाती है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये गलत तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि वी ऊपर लिख दें और आर नीचे लिख दें। तो अच्छा देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे मान रहे होंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 VIBGYO और R, है कि नहीं। तो हमने दोनों लिख दिए हैं बेटा। तो अब हमको ये बताइए कि अच्छा वर्ण विक्षेपण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है भैया, इंद्रधनुष। क्या है, इंद्रधनुष है, रेनबो है, ठीक है। तो इंद्रधनुष है वर्ण विक्षेपण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो आप हमको जल्दी से ये बताइए कि ये पहला वाला आंसर सही है कि ये दूसरा वाला आंसर सही है। आपके पास समय है, ठीक है ना। तो सोच लिया होगा मन में, बिल्कुल सोच लिया होगा। तुरंत ही हम लोग हमारे बताने से पहले सोच लेते हैं सब लोग। जरा देखते हैं, तो ये इंद्रधनुष है, ये पहला, ये दूसरा, कौन सा एग्जाम्पल सही है। तो आंसर आएगा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। ये दोनों है क्योंकि इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, है ना, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो, है ना। ये हो गया प्राथमिक और ये हो गया द्वितीयक, ठीक है ना। लेकिन ये एक चित्र थोड़ा सा गलत बन गया है ना। इस चित्र को मैं ऐसा बनाऊंगा थोड़ा सा, ये ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये और ये, है ना। तो अब यहाँ पर प्रिज्म कितने हैं, यहाँ पर कई प्रिज्म हो गए, यहाँ पर कितने प्रिज्म हैं, यहाँ पर एक प्रिज्म है। तो आपने समझ गए होंगे, जब प्रकाश की किरण, है ना, का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म से होता है ना, तब हमको ये दशा प्राप्त होती है। और जब ये दशा प्राप्त होती है तो इसको भी हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं, है ना। लेकिन जो हमें अधिकतर दशा देखने को मिलती है वो सेकेंडरी देखने को मिलती है ना, क्योंकि जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या वो एक बूंद से टकरा कर फैल जाएगी, है ना। ऐसे बारिश ऐसे हो रही मान लीजिए, तो जब कोई प्रकाश किरण आई, जैसे मान लीजिए ये बारिश हो रही है इतने क्षेत्र में, है ना। अब ये बूंदें हैं इतनी सारी,
तो अब ये प्रकाश किरण आएगी, इसका एक बूंद से टकरा कर फैल जाएगी? नहीं, वो कई बूंदों से टकराएगी ना। जब वो कई बूंदों से टकरा कर फैलेगी तो यहाँ पर सेकेंडरी बनता है, जिसमें वायलेट ऊपर होता है और रेड नीचे होता है, और प्राइमरी रेनबो में वायलेट नीचे होगा और रेड ऊपर होगा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए प्राइमरी रेनबो में सबसे प्राथमिक रंग क्या है, या प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग आता है? तो रेड आता है ना। और सेकेंडरी रेनबो में कौन सा आता है? वायलेट आता है। तो आज हम लोग रेनबो कितने प्रकार के पढ़ रहे हैं? 2 प्रकार के रेनबो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए। अच्छा, क्षेत्रफल में प्रिज्म, अब जो प्रिज्म है वो क्या है? बारिश की बूंदें है ना, वर्षा की बूंद है ना। बात समझ आए? तो आपसे पूछता है कि जो रेनबो में प्रिज्म का कार्य कौन करता है? तो वर्षा की बूंदें करती हैं, ये भैया ध्यान रखिएगा। अच्छा, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो प्राइमरी रेनबो है ना, वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बनता है ना, और जो सेकेंडरी रेनबो है वो स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग बनता है ना। तो जो इसमें क्या है, वायलेट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, अरे हाँ ठीक है ना, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ज़रा इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं आगे, रफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। हो गया होगा सबका। तो फिर हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा है? प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना, तो प्रकीर्णन किसका ज़्यादा है भैया? प्रकीर्णन ज़्यादा है वायलेट का। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, और वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा है? तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा है? रेड की, है ना, मतलब लाल रंग की। तो इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे, है ना? इसका क्वेश्चन ये बनेगा, प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण आने के बाद वो 2 लोगों से टकराई, एक वायुमंडल में धूल के कण से, है ना, एक वायुमंडल में किससे कण टकरा गए भैया? धूल के कण से, धूल के कण से, और एक टकरा गई समुद्र में, है ना, यानी कि आ गई समुद्र में या पानी में, ठीक है ना। तो यहाँ किसे टकराई? जल के अणु से, जल के अणु से, है ना। और जब ये टकरा कर वापस जाएगी तो पूरा आकाश नीला दिखाई पड़ेगा, यानी आकाश आसमानी दिखाई पड़ेगा, और जो जल है वो भी आसमानी रंग का दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो पेपर में आपसे पूछता है कि बताइए पूरा समुद्र नीला क्यों दिखाई पड़ता है या पानी नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आप लोग को यही आंसर लगाना है, क्या? स्कैटरिंग के कारण। बात समझ आ रही है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना। तो अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है, मतलब दूर से सबसे पहले कौन सा दिख जाएगा? दूर से दिख जाएगा लाल रंग, है ना। इसलिए जो डेंजर जोन के निशान है, इसलिए जो डेंजर जोन के निशान है वो सब किसके बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये फैल नहीं पाता, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, तो रेड की स्कैटरिंग सबसे कम, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो पता ही होगा आप लोग को, है ना। चलिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन बनता है कि बताइए, आपने पीके पिक्चर देखी होगी ना, पीके पिक्चर में वो पहन के चलता है, वो येलो कलर का हेलमेट पहन के चलता है। तो जैसे हम लिख दें विबग्योर, है ना। तो अब दूर से फोकस कौन सा मारता है? रेड। लेकिन वो दूसरा एलियन से आया था, अब वो एलियन है तो वो येलो पहन के घूम रहा था, उसको रेड पहन के घूमना चाहिए था, और दूर से फोकस से मारता। बात समझ आ रही है ना। तो ये जी नहीं, ये जी है, ये ओ वाइट लगाते हैं हम लोग येलो पे। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए साइन बोर्ड जो है, देखना आप जो चलते फिरते जो रोड पे जो साइन बोर्ड होते हैं, है ना, वो इसी आधार पर लगाए जाएंगे, है ना। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है ना। जरा ये देखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अब सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अब ये जो स्कैटरिंग वाले ये जो विबग्योर में ये जो वी है ना, ये फैल रहा है, ये हर जगह तक। देखो जैसे मान लो कि वी यहाँ तक आ गया, आई यहाँ तक आ गया, बी यहाँ तक आ गया, जी, आप इसको ऐसे मान लो कि वी यहाँ तक आ गया, फिर आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर आर, है ना। तो अब ये है सूर्य, तो जो आर है वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो सिर्फ सूर्य तक ही फैल पाता है, यहाँ तक ही। बात समझ आ रही? वो पूरी तरीके से बाहर ना निकल पाए, सिर्फ यहीं तक रह जाता है, इसलिए सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। तो ये सब आंसर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं, तो हमने आपको बताया पेपर में आएगा, बताइए वायुमंडल सॉरी आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आंसर लगाएंगे स्कैटरिंग के कारण, है ना। तो पेपर में आ सकता है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो वहाँ प्रकीर्णन कौन करता है, तो धूल के कण करते हैं, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण देखा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा, अब आप लोग देखते हैं विवर्तन। क्या देखते हैं भैया, विवर्तन। हम लोग चेक करेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि जरा सा हमें बताते हैं कि देखिएगा, जैसे प्रकाश का मुड़ना, विवर्तन का मतलब है प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना, बस, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, आपने ऐसे हाथ लगा दिया, जब आपने ऐसे हाथ लगा दिया तो जो हाथ लगा दे तो प्रकाश ऐसे मुड़ के चला जाएगा, ये इधर से ऐसे मुड़ के चला जाएगा, है ना। और जो भी बीच में अवरोध आया है उसकी यहाँ पर ऐसे करके एक परछाई बना देगा। तो जो शैडो है, परछाई, है ना, परछाई का बनना ही है विवर्तन। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो जो प्रकाश की जो परछाई बनना है वो क्वालिटी क्या है, विवर्तन। प्रकाश की किरणों का मुड़ना, यदि प्रकाश की किरण के सामने कोई अवरोध आ जाता है तो वो उस अवरोध के किनारों से मुड़कर चली जाती है और उसकी क्या बना देती है, परछाई बना देती है। बात समझ आ रही है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी परछाई कब बनेगी, है ना, सबसे बड़ी छाया कब बनेगी, और भारत में सबसे छोटी छाया कब बनेगी, है ना। तो जब हमारा खोपड़ी पर मेरा सूर्य होगा, जब सूर्य खोपड़ी पर होगा तो छाया छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, सिंपल सी बात है, छोटी बनेगी। जब दूर होगा तो बड़ी बनेगी। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून का, है ना। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो खोपड़ी पर सूर्य होगा तो सबसे छोटी छाया बनेगी 21 जून को, है ना। और सबसे बड़ी कब बनेगी, 22 दिसंबर को बनेगी। बात समझ आ रही है। ये वैसे उसका पॉइंट है ये ज्योग्राफी का, ठीक है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, मौसम का बनना बिगड़ना, अक्षांश लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ये सब पार्ट है। बिल्कुल 2 मिनट का पार्ट होता है, एक ऐसे करके ग्लोब बनाओ, है ना। और अच्छा बताइए, जो पृथ्वी का मानचित्र है, जो ग्लोब है ना, इस पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया, हमें जरा सा कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया, भारत का मानचित्र किसने बनाया, भारत के मानचित्र को, है ना, पृथ्वी के मानचित्र में किसने लगाया, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछेंगे और फिर जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं भैया कि विवर्तन क्या है, प्रकाश की किरणों का मुड़ना और अवरोध जो आया है उसकी छाया बना देना। सबसे बड़ी छाया 22 दिसंबर, सबसे छोटी छाया 21 जून। समझ में आ गया होगा भैया, है ना। अगला है ध्रुवण। अगला पॉइंट क्या है भैया, प्रकाश का ध्रुवण, है ना, पोलराइजेशन कहते हैं इसे, कहते हैं भैया पोलराइजेशन, इसे कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन, है ना। तो ध्रुवण देखते क्या है, प्रकाश का एक ही दिशा में गतिशील होना और टकरा कर चकाचौंध उत्पन्न कर देना। तो जो ड्रिजलिंग है, जो डैजलिंग है ना, चकाचौंध, तो जो चकाचौंध है इसी चकाचौंध को ध्रुवण कहते हैं, है ना। तो हम कहते हैं क्या है, प्रकाश का एक ही दिशा में गतिशील होना, प्रकाश का एक ही दिशा में गतिशील होना। तो प्रकाश का एक ही दिशा में गतिशील होना और लड़कर चकाचौंध उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है भैया, ध्रुवण कहलाता है। इसी ध्रुवण से बचने के लिए तुम कभी देखना कि हम लोग कार का जो शीशा होता है ना, जो कार का शीशा होता है, इस पर हम लोग ब्लैक हल्की कलर की सीट चढ़वा देते हैं, ब्लैक सीट चढ़वा देते हैं। तो होता क्या, जब प्रकाश आएगा तो फिर हम लोग को चकाचौंध उत्पन्न नहीं होगी। अगर ये सीट नहीं चढ़ी होती है और जो व्यक्ति साइड मिरर के पास बैठ जाता है, प्रकाश सीधे आता है, टकराता है और मुंह पे लगता है, तो व्यक्ति ऐसे किया रहता है। और समझ आ गई होगी। तो इसी पोलराइजेशन को रोकने के लिए हम लोग ब्लैक सीट यहाँ पर चढ़ाते हैं, कोई समस्या नहीं। तो कितना आसान सा होता है। यही सब क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। यहाँ बताइए स्टेथोस्कोप किसने बनाया, तो रेने लेनी ने बनाया। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत में कार्य करता है, परावर्तन सिद्धांत में कार्य करता है। हीरे का चमकना, है ना, तारकोल का चमकना, बर्फ का चमकना, इंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, है ना, पानी का चमकना, ये सब आंसर क्या है भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन क्या है, आप क्या रखना है, सिर्फ धोखा, है ना, जो भी चीज़ धोखा देती है ना, वो सब चीज़ें अपवर्तन है, ठीक है।
अच्छा, हमने जब हम कहते हैं जो भी चीज़ें धोखा देती है तो लड़कों का दिमाग बहुत अलग चलता है। धोखा, अरे यार हमारे साथ भी हुआ, ठीक है ना। तो उसको कमेंट में लिख देना भैया कि हमारे साथ इसने धोखा किया, ठीक। तो अपवर्तन क्या है? धोखा, जैसे तारे का टिमटिमाना, पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ना, और जो पानी में डूबे पत्थर है उनका ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, है ना। पानी पत्थर गोल होगा लेकिन वो चपटा दिखाई पड़ेगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आंसर क्या होता है? अपवर्तन होता है। वर्ण विक्षेपण में क्या बताया हमने? जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, और हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया रेनबो, है ना। हमने दो प्रकार के रेनबो की बात करी थी। पहला था प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था? एक बार वर्ण विक्षेपण हुआ एक प्रिज्म से, और इसमें कई बार हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसी में हमने आपको बताया था वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? रेड कलर की, और स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा है? तो वॉयलेट कलर की। वॉयलेट, अब स्कैटरिंग ज़्यादा है तो हमने आपको 2 चीज़ें बताई यहाँ पर, आपके जल के अणु और धूल के अणु, है ना। आसमान का नीला दिखाई पड़ना और पानी का नीला दिखाई पड़ना, ठीक है। और सूर्य का उगते समय डूबते समय, तो आंसर वेवलेंथ लगाना है आपको, है ना। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आप लोग का अगला चैप्टर होगा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, है ना। तो व्यतिकरण को आराम से देखिएगा, समझना कैसे पढ़ते हैं व्यतिकरण को, बहुत सिंपल सा है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, है ना। तो हमने आपको वर्ण विक्षेपण बताया है। तो वर्ण विक्षेपण में हमने क्या बताया आपको कि 7 रंगों का अलग अलग दिखाई पड़ना, 7 रंगों का अलग अलग दिखाई पड़ना, क्या लगा देना है? वर्ण विक्षेपण। लेकिन व्यतिकरण समझिए क्या है कि यदि आप डिफाइन ना कर पाए कि ये नीला, ये पीला, ये गुलाबी, ये ऐसा ऐसा, अगर आप किसी कलर को डिफाइन अलग अलग ना कर पाए, वो सारे के सारे जो कलर हैं एक ही में दिखाई पड़ जाएं, जब सारे के सारे कलर एक ही में दिखाई पड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं व्यतिकरण, है ना। अब एग्जाम्पल सोचिएगा जरा सा। एग्जाम्पल है साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ना। साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ना। अब ये रंगीन क्या 7 रंग के अलग अलग दिखाई पड़ता है क्या? अलग दिखाई पड़ता होता तो वर्ण विक्षेपण होता है, अलग तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना, आंसर क्या लगाएंगे भैया? इंटरफेरेंस लगाएंगे, व्यतिकरण। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पानी में तेल की बूंद रंगीन दिखाई पड़ना। पानी में तेल की बूंद रंगीन दिखाई पड़ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? देखो रंगीन दिखेगा, पहचान नहीं पाओगे कौन सा रंग दिख रहा है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो गया भैया? व्यतिकरण हो गया। इतने में कोई समस्या नहीं। तो हम लोगों ने व्यतिकरण पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ लिया, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, विवर्तन पढ़ लिया और ध्रुवण पढ़ लिया। बात समझ आ रही है? इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ ली थी, एक वेवलेंथ पढ़ ली थी और एक पढ़ लिया था हम लोगों ने स्कैटरिंग पावर, है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ ली। तो इतने सारे क्वेश्चन बेटा बनते हैं किससे भैया? लाइट के चैप्टर से, है ना। तो अब यहाँ पर लाइट की हम लोगों ने चाल भी पढ़ी थी। लाइट की चाल पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लाइट की चाल के साथ साथ थ्योरी पढ़ी थी, 3 थ्योरियाँ पढ़ी थी हम लोगों ने। कौन कौन सी? न्यूटन की पढ़ ली थी, अरे हाँ, न्यूटन के बाद किसकी पढ़ी थी हम लोगों ने? आइंस्टीन की पढ़ ली थी, है ना। और तीसरी क्या पढ़ ली थी हम लोगों ने? हाइगेंस की पढ़ ली थी। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा से 5-6 क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। अब यहाँ पर हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, अपने मन से ज़रा लगाइएगा कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखते हैं लाइट के, ज़रा बताना आंसर क्या है इसका। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है चाल के अनुसार, है ना, प्रकाश की चाल के अनुसार, है ना, इनको व्यवस्थित कीजिए, है ना। जिसकी चाल सबसे ज़्यादा हो पहले ज़्यादा लगाइएगा, फिर जो कम है फिर कम लगाइएगा। हम 4 दे रहे हैं, कांच, जल, निर्वात, वैक्यूम और नायलॉन, ठीक है ना, इसको लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि इंडोस्कोपी करवाइए भैया, कभी जान निकल जाएगी, करवाना भी नहीं, है ना। इसमें इंडोस्कोपी क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये है पेट, बात समझ आ रही है। अब यहाँ से वो पूरी पाइप अंदर डाल देंगे। अब जब पूरी पाइप अंदर डाल देंगे तो ये अंदर सफ़ेद होता है, कैमरा लगा होता है यहाँ पर। अब ये अंदर सफ़ेद है, ये 90 पे टकरा जाएगी और यहाँ लगेगी और यहाँ प्रकाश हो जाएगा और जनती वो अंदर से सारा चीज़ कैप्चर कर लेगी और ऐसे शो कर देगी वहाँ पे मॉनिटर पे।
ये सफ़ेद है तभी तो शो करेगी, तभी तो 90 डिग्री पर भागेगी, है ना। और अगर ये चमकीली या सफ़ेद ना होती, काली होती, तो ये इसका प्रकाश यहीं पर रह जाता, है ना, वो यहाँ पर आता ही नहीं प्रकाश। बात समझ में आ गई होगी। तो इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इंडोस्कोपी का सिद्धांत बताना है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए फोटान थ्योरी, फोटान सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला क्वेश्चन सबसे बड़ी परछाई कब बनती है? सबसे बड़ी छाया क्या कब बनती है? और ये प्रकाश का कौन सा गुण है ना, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है ना। तो ये 6 क्वेश्चन लगाइएगा, है ना। ये 6 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपका लाइट का चैप्टर आप मान लीजिए कंप्लीट हो गया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि लाइट से कोई क्वेश्चन आएगा और आपका होएगा नहीं, ठीक है ना। तो जो अब हम लोगों ने फिजिक्स से स्टार्ट करी है, लाइट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और अगला चैप्टर हम लोग का होगा साउंड, फिर हीट पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन और बहुत सारी चीज़ें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन की जीवन परिचय, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट, है ना, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए भैया इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू। काफ़ी रात हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आप लोग सुबह देखेंगे तो आपको सुबह दिखाई पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।